हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय सेल्फ अंकित। आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर है जर्नल, जिसका हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट लेके आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ बेसिक जो एंट्रीज थी वो सीखी थी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, पहले वो देखना बच्चों, फिर हम स्टैंडर्ड एंट्रीज जो आज हम करने वाले हैं वो सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट जर्नल का, जिसमें हमें जर्नल की कुछ स्टैंडर्ड एंट्रीज को सीखना है, उनको समझना है विद लॉजिक। कब कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, उसका रीजन क्या है, सब कुछ अपन डिटेल से करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन एक जर्नल ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग। सपोज दैट आपका ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया है जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में मैंने बस आपको यही पढ़ाया था, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आज हम थोड़ा सा कंबाइंड एंट्री करना सीखेंगे। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग। रमेश ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो कैश, स्टॉक और बिल्डिंग तीन चीजों से बिजनेस स्टार्ट किया है उसने। तो अगर उसने तीन चीजों से बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये तीनों जो है वो डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब बात आती है इसके लॉजिक की कि सर आपने इन तीनों को डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, कितना अमाउंट आएगा जो भी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैश जो है वो बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, सो वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ कैश। स्टॉक भी बिजनेस में आ रहा है तो ये भी हमारे एसेट्स का रोल प्ले करेगा, तो इसको भी हमें डेबिट करना है। बिल्डिंग भी हमारे लिए एसेट्स है, तो ये तीनों चीजें बिजनेस में आ रही हैं। बिजनेस में एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रही है कैश, स्टॉक और बिल्डिंग की फॉर्म में। ठीक है, और आपका जो बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे आप, तो आपका जो गिवर है वो कौन होता है बच्चों? ओनर। यहां पर आप रमेश का नाम लिखना चाहिए आपको, टू रमेश, लेकिन ओनर अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखता है, तो यहां पे रमेश को रिप्लेस कौन सा काउंट करेगा बच्चों? कैपिटल। ये हम फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं, आज हम और स्टैंडर्ड एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंबाइंड एंट्री होगी। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग, तो एंट्री आपकी होगी कैश, स्टॉक, बिल्डिंग टू कैपिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट फ्रॉम रमेश। ठीक है, हमने रमेश से माल खरीदा है और हमने उसको थोड़ा बहुत पैसा भी दे दिया और थोड़ा बहुत हम उधार भी रखवा के आए। वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपने कितना कैश और कितना क्रेडिट किया है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, देन यू हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ परचेज, बिकॉज परचेज द एक्सपेंसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस। तो आप परचेज को यहाँ पे डेबिट करेंगे, तो हमारी जो परचेज है वो हम डेबिट कर देंगे, परचेज जो भी है हमारी। ठीक है, अब परचेज आपने किया तो आप पैसे दे के आएंगे, तो कैश जो है वो बिजनेस से रिड्यूस हो रहा है, तो आपको कैश को क्रेडिट करना होगा। और क्रेडिट में आपको सामने वाले का नाम जरूर मेंशन करना होता है कि आपने जो माल खरीदा है वो क्रेडिट पे खरीदा है, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा कि आपने इतने का माल खरीदा है, इतना आपने एक्सपेंसेस किया है और आपके पास से कैश गया है। और दूसरा, आपने जो माल खरीदा है वो किससे खरीदा है बच्चों? रमन से। तो रमन यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा है? सर रमन हमारा यहाँ पे क्रेडिटर है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। परचेज डेबिट क्यों हो रहा है? दिस द एक्सपेंसेस, कैश आपके बिजनेस से रिड्यूस हो रहा है, और रमन क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपके बिजनेस का एक क्रेडिटर बन गया है। ठीक है, सेम यही ट्रांजैक्शन अब आगे आता है जिसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, गुड्स सोल्ड टू करंट रुपीज, या जो भी है, गुड्स सोल्ड टू करंट फॉर कैश एंड क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने करंट्स को माल, सॉरी, गुड्स सोल्ड टू करंट, आपने करंट को माल बेचा है, कैश और क्रेडिट। हमने करंट को जो माल बेचा है उससे हमें थोड़ा बहुत कैश मिला और थोड़ा बहुत उधार करा के चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारी एंट्रीज जो है वो कंबाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे
करण ने आपको जब आपने करण को जब माल बेचा तो करण आपको क्या दे रहा है बच्चों? कैश। कैश बिजनेस में आ रहा है, सो वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ कैश। और क्रेडिट जो है उसके लिए आपको उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा। आपसे डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूं लॉजिक। करण यहां पे डेबिट हो जाएगा और टू क्या नाम है? सॉरी, टू सेल्स। अब यहां पे लॉजिक क्या है बच्चों? देखिए, कैश बिजनेस में आ रहा है, सो वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ कैश। करंट जिसको हमने माल बेचा है, जो हमें अभी पैसे नहीं दे रहा है, तो करंट यहां पे हमारे बिजनेस का क्या बन गया? डेटर। तो डेटर का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ठीक है। और सेल्स आपके लिए यहां पे क्या कर रहा है सर? इनकम जनरेट कर रहा है। और हम सबको पता है कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है। और अभी आपको लॉजिक सीखने तो आप पहला वाला वीडियो जरूर देखना बच्चों। इसके बाद बात आती है अब डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के पॉइंट को समझते हैं बच्चों। देखिए, डिस्काउंट दो होते हैं। एक होता है बच्चों अलाउड और एक होता है हमारा रिसीव। ठीक है। ये दो डिस्काउंट होते हैं। अब आपको कब कौन सा लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, वो चीज जरूर क्लियर करेंगे अपन। देखिए, पहले हम अलाउड की बात करते हैं। ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम अरुण ₹9800 in full settlement of his account 10,000। इसका मतलब यह हुआ कि आप यहां पे अरुण से कैश रिसीव कर रहे हो। अरुण से आप 10,000 रुपए मांगते थे, लेकिन अरुण से आपने जो रिसीव करा है वो 9800 है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहां पे आपके पास जो कैश आना चाहिए, कैश जो आ रहा है, जो आपके पास कैश आ रहा है वो है 9800। आपने यहां पे डिस्काउंट अलाउड किया है। डिस्काउंट अलाउड कितने का? 200। टू किसको सर? अरुण को। टू अरुण। ठीक है बच्चों, ये आपकी एंट्री होगी। अब यहां पर अपन को लॉजिक समझना है इसका। सर कैश बिजनेस में आ रहा है तो हमने कैश को डेबिट कर दिया। अब हमारे अरुण से हमारे पास 10,000 रुपीज आने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में आ कितना रहा है? 9800। तो सर हमें 10,000 रुपए मिलने चाहिए थे। 9800 अगर आपको रिसीव हो रहा है तो 200 रुपए आपको रिसीव नहीं हो रहा है। ये आपके लिए नुकसान है, लॉस है। तो आपको इसको डिस्काउंट अलाउड के नाम से डेबिट में कवर करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा एक लॉजिक आप अगर ध्यान रखना चाहें तो जहां पे कैश आएगा वहां पे डिस्काउंट आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आप कर सकते हैं इतना तो ये ध्यान रखना। कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ये आपका कैश रिसीव था तो आपने कैश रिसीव करा। दूसरा एक लॉजिक और बताया तो मैं आपको, अगर आप कैश रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना बच्चों। अब इसी का सेकंड पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट क्या होता है? देखिए, कैश पेड टू वरुण ₹9700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹10,000। अब यहां पर बोल रहे हैं कि हमने वरुण को कैश पे किया 9700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000। मतलब आपको वरुण को कितना पे करना था? 10,000, लेकिन आपने वरुण को पे किया 9700। ठीक है। अगर आप फुल सेटलमेंट में वरुण को 10,000 की जगह 9700 दे रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। ठीक है, कि हमें 300 रुपए कम देने पड़े। अब हम पे किसको कर रहे हैं? वरुण को। सो वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ वरुण। ठीक है बच्चों। सेकेंडरी, जब आप वरुण को पे कर रहे हैं तो वरुण को आप क्या पे करेंगे? कैश टू कैश। तो वरुण को आपको पे करना था 10,000, लेकिन आपने वरुण को पे किया है 9700। तो 300 आपने जो कम पे किया है वो है डिस्काउंट रिसीव। ठीक है। तो फुल सेटलमेंट जहां भी वर्ड आएगा वहां पे डिस्काउंट जरूर आएगा, लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है कि अलाउड कहां आएगा और रिसीव कहां आएगा। अगर हम ध्यान से देखें, देखिए अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? कैश रिसीव कर रहे हैं।
तो डिस्काउंट अलाउड हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर दोनों ही क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप कैश पे कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो आपने कैश को क्रेडिट करा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे आपको सीखने को मिलेगा कि जहां पे कैश आएगा डिस्काउंट भी वहीं आएगा। अब कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और डिस्काउंट डेबिट कौन सा होता है सर, अलाउड वाला होता है। कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, डिस्काउंट क्रेडिट कौन सा वाला होता है, जो डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप कैश पे करते हैं, अगर आप कैश पे करते हैं तो इसका रिवर्स ले लो, डिस्काउंट क्या करेंगे, रिसीव। और अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो इसका रिवर्स ले लो, डिस्काउंट अलाउड करेंगे। ओके बच्चों, ये था हमारा कंबाइंड एंट्री का एक और पॉइंट जिसमें हमने फुल सेटलमेंट का टॉपिक सीखा। अब बात आती है सर, एक डिस्काउंट और बात होती है क्वेश्चंस में, वो जो होता है वो हमारा होता है, उसमें दो होते हैं बच्चों। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको कहां लिखना है, कैश डिस्काउंट आपको कहां लिखना है, वो चीज अपन करते हैं। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आप अपनी बुक में शो नहीं करते हैं, आप अपनी बुक में दिखाते ही नहीं है। ये ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए होता है, ठीक है, कैश और क्रेडिट दोनों कस्टमर के लिए होता है। और कैश डिस्काउंट जो होता है वो उन कस्टमर के लिए होता है जो हमें कैश पे करते हैं इमीडिएट। अगर आपको कैश चाहिए देन यू हैव टू अलाउ कैश डिस्काउंट टू द कस्टमर, ठीक है। अब एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं जिसमें अपन दोनों चीजें क्लियर कर लेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम अमन ₹2 lakh at the rate 20% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट। तो इसमें 20% तो ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है। अब बच्चों इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जो वर्किंग नोट बनाएंगे, वो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए समझना बच्चों। देखिए, सबसे पहले जो 2 लाख है उसका 20% आपको ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करना है। 2 लाख का 20% हो गया 40,000, रिमेनिंग बैलेंस हो गया आपका 1,60,000। 1,60,000 पे आपको 10% का कैश डिस्काउंट भी अलाउ करना है, तो 1,60,000 का 10% हो गया 16,000, लेस कर दीजिए, रिमेनिंग आपके पास हो गया 1,44,000। ओके, 1,44,000 ये आपका एक्चुअल में अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपने ये पे किया है। ओके, अब सर ये वर्किंग नोट तो हमने बना दिया, एक्स्ट्रा में रफ में कहीं भी बना दीजिए। अब आप इसकी एंट्री बनाएंगे। देखिए, आप क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, देन यू हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ परचेज। अब कई बच्चे गलती करते हैं कि सर इसमें से हम परचेज कौन सा लिखें। देखिए, 2 लाख की आपने परचेज की, 40,000 का आपका ट्रेड डिस्काउंट है। हमें पता है कि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं करते हैं, तो आपको ये चीज कहीं भी नहीं लिखनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है 1,60,000 से। तो 1,60,000 का आपने परचेज किया है, तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू, आपने जो कैश पे किया है वो पे किया 1,44,000, ठीक है। एंड डिस्काउंट जो आपको रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 16,000। अभी हमने बात क्लियर करी है बच्चों कि आप जो परचेज कर रहे हैं, परचेज डेबिट को होता है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। कैश यहाँ पे जा रहा है तो आपको कैश जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, तो आपने कैश को क्रेडिट करना है। और आपको अभी मैंने समझाया लास्ट पेज पे कि जो डिस्काउंट है वो कैश के साथ चलता है। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। क्रेडिट में कौन सा डिस्काउंट आएगा, जो रिसीव होगा। डेबिट में कौन सा डिस्काउंट आएगा, जो अलाउड होगा। ये हमने परचेज का पॉइंट पढ़ा। परचेज आप करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि आप पे करके आएंगे। तो परचेज आपने करा, आपने कैश पे किया, तो आपको डिस्काउंट रिसीव होगा। ये मेंशन होगा क्वेश्चन में अगर कैश डिस्काउंट है तो, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को आपको बुक में कहीं भी नहीं दिखाना होता है। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं हमारे आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर ये ही ट्रांजेक्शन में सेल्स का लूं, ठीक है, यही गुड्स सोल्ड टू विनोद ₹1 lakh एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब आपने गुड सोल्ड किया किसको, विनोद को। अगर आप विनोद को माल बेच रहे हैं,
ठीक है, सेल सोल्ड मतलब सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। 1 लाख का माल है, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं इसमें सर, वर्किंग नोट बना लेते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, ठीक है, हमसे गलती नहीं होती। अब देखिए हमने विनोद को गुड सोल्ड किया 1 लाख का, 1 लाख का 10% आपको क्या दिखाना है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट। 10% हो गया 10,000, रिमेनिंग कितना हुआ 90,000। 90,000 पे 5% आपको अलाउ करना है कैश डिस्काउंट। 5% कितना हुआ 4500, ये लेस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 85,500, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक में शो नहीं करते। अगर हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं करेंगे तो हम ये चीज कहीं भी नहीं लिखेंगे। हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है 90,000 से। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको कैश रिसीव होगा, कैश अकाउंट डेबिट 85,500 जो आपको कैश मिल रहा है वो। आपने डिस्काउंट कितना अलाउ किया सर, कैश डिस्काउंट तो दिखाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट हम नहीं शो करते। तो आपको जो कैश डिस्काउंट है वो कितना है, डिस्काउंट अलाउड कितना है बच्चों 4500 और टू सेल्स ये आपका आ जाएगा 90,000, ठीक है। तो रूल के साथ ही हम चल रहे हैं, जहां पे कैश डेबिट हो रहा है डिस्काउंट भी उसी के साथ आ गया, कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। दोनों एंट्रीज में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा था तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो गया, और परचेज कर रहे हैं तो कैश जाएगा। यहाँ पर आप सेल कर रहे हैं तो कैश आ रहा है तो कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ध्यान रखना है बच्चों, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। डेबिट में अगर आता है तो डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट में आता है तो डिस्काउंट रिसीव है। अलाउड आपके लिए नुकसान है तो आपको डेबिट करना है, रिसीव आपके लिए इनकम है, प्रॉफिट है तो आपको उसको क्रेडिट करना है, ठीक है बच्चों। एक एडजस्टमेंट और ले लेते हैं हम, एक आता है पॉइंट लॉस बाय फायर। अगर आपके गोडाउन में आग लग गई, पैसा नहीं जलेगा माल जलेगा, और माल जलेगा तो उसमें हमारे पास केस हो सकते हैं। पहला, गुड्स लॉस बाय फायर ₹80,000। 80,000 का जो माल था वो हमारे गोडाउन में आग लग गई तो माल जल गया, ठीक है। अगर 80,000 का माल जल गया तो हमारी जो सबसे पहली एंट्री होगी बच्चों वो होगी लॉस बाय फायर टू परचेजेस 80,000, ठीक है। लॉस बाय फायर टू परचेजेस क्यों हुआ है, क्योंकि सर अगर आप ये आपके लिए क्या है टोटली लॉस, तो आपको लॉस बाय फायर को डेबिट करना है। और आग में क्या जला है माल, वो माल जो हमने खरीदा था, तो आपकी जो परचेज है वो यहां पर क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, ध्यान रखना है, ठीक है। लॉस बाय फायर में माल जो जला है उससे आपकी परचेज जो बैलेंस है वो रिड्यूस होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करा है। लेकिन हमने हर बार क्या पढ़ा है कि परचेज तो डेबिट होता है, यहां पर परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो परचेज के बैलेंस को रिड्यूस कर रहा है। अब बात आती है कि सर हो सकता है कि इसके बाद हमें इंश्योरेंस अगर हमने करा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम एक्सेप्ट कर ले। अब बात इंश्योरेंस कंपनी की आती है, ठीक है। अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई आपका 80,000 का नुकसान हुआ है, 80,000 पूरे हम देंगे, ठीक है। अगर इंश्योरेंस कंपनी 100% क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है, क्लेम एक्सेप्टेड, ठीक है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा कम क्लेम एक्सेप्ट करती है, सपोज दैट 80% ही क्लेम एक्सेप्ट किया है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या एंट्रीज बनेगी, क्या डिफरेंस है वो देखना बच्चों। देखिए अगर इंश्योरेंस कंपनी जैसे 80,000 का लॉस हुआ आपको, और इंश्योरेंस कंपनी पूरा 80,000 का लॉस जो है वो क्लेम एक्सेप्ट करेगी, बोले आपको कुछ भी नहीं देना, सारा 80,000 हम देंगे, तो हमने कहा ठीक है भाई। तो अगर 80,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। यहां पे 80,000 का जो माल जला है आपका वो पूरा कौन दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे डेबिट क्यों हो रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इन फ्यूचर हमें इतने पैसे देगी तो वो हमारी डेटर बन गई। और लॉस बाय फायर जो अकाउंट आपने यहाँ पे डेबिट किया था, वी हैव टू क्लोज द अकाउंट ऑफ लॉस बाय फायर, तो आपको इसको डेबिट था तो अब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन फ्यूचर 2 या 3 महीने बाद या जब भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी तो आपको जो पैसा मिलेगा, सपोज दैट वो पैसा बैंक में आता है, तो आपकी एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ये पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर रही है। तो हमारी यहाँ पे दो एंट्री बनी है, फर्स्ट इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट करने की, और सेकंड इंश्योरेंस कंपनी जब आपको पैसा देगी तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। सेकंड, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती है, बोलती नहीं मैं 80% क्लेम दूंगी, ठीक है भाई, अब यहां पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब यहां पे हमारा नुकसान हुआ था 80,000 का, 80,000 का जो आपका लॉस हुआ बच्चों, 80,000 का, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना पे कर रही है? सर इंश्योरेंस कंपनी उसमें से 80% दे रही है। 80,000 का 80% कितना हुआ सर? 64,000 इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो सर बाकी कौन देगा? बाकी हमें रेज करना है, बाकी हमारे लिए नुकसान है तो हमें उठाना पड़ेगा। तो बाकी 16,000 हमारे लिए लॉस है, तो लॉस होगा दैट विल बी चार्ज फ्रॉम द P&L अकाउंट। तो बाकी जो नुकसान है वो P&L अकाउंट से चार्ज होगा, और 80,000 का यहाँ पे लॉस बाय फायर का जो बैलेंस आपने ओपन किया था वहां पे डेबिट, वो आपको क्लोज करना पड़ेगा। दोनों में करना है, यहाँ पे भी लॉस बाय फायर है, यहाँ पे भी लॉस बाय फायर है। यहाँ पे पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने उठा लिया था तो हमने इंश्योरेंस कंपनी लिखा। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम नहीं उठा रही है, सिर्फ 80% उठा रही है, तो 80% के लिए हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया, और बाकी जो 20% है वो हम हमारे अकाउंट्स P&L अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। अब इन फ्यूचर आपको जब भी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी तो आपकी एंट्री होगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है? 64,000। ओके, क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं हमारे एक और एडजस्टमेंट में आपके लिए लेके आया हूं बच्चों। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हमें ड्राइंग्स कब लिखना है। देखिए, ऑनर का कोई भी एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, ऑनर के बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे देने हैं, ऑनर की वाइफ के मेडिकल के लिए पैसे देने हैं, ऑनर अपने फर्नीचर लेके जा रहा है घर पे, ऑनर कार खरीद रहा है घर पे लेके जा रहा है, ऑनर से रिलेटेड अगर आपने कोई भी खर्चा कर दिया है तो उसके लिए आपको एक अकाउंट शो करना है, दैट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के अलग अलग नाम कौन कौन से देता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए? एक दे सकता है आपको पर्सनल यूज, एक दे सकता है प्राइवेट यूज, और एक हमें दे सकता है बच्चों डोमेस्टिक यूज। ठीक है, अगर ये तीन वर्ड देता है तो मींस वी हैव टू शो द अकाउंट ऑफ ड्राइंग्स। सेकेंडरी, अगर आपको LIC नॉट इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, LIC की बात कर रहा हूं, LIC या फिर इनकम टैक्स के बारे में आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने LIC दी है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का आपने पे किया है, या फिर इनकम टैक्स आपने पे किया है, तो दोनों ही हमारे लिए है ड्राइंग्स हैं। ध्यान रखेंगे आप, ड्राइंग्स टू कैश या फिर टू बैंक, ये आपको सबको ध्यान रखना है। ड्राइंग्स टू कैश या टू बैंक आपको एंट्री करनी है अगर LIC या इनकम टैक्स की क्वेश्चन में बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही जो एक्सपेंसेस है वो ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस है। आप इसको बिजनेस से पे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आपने इसको बिजनेस से पे कर दिया है तो आपको एक्सपेंसेस नहीं लिखना है, आपको ड्राइंग्स लिखना है, क्योंकि ओनर के खर्चे हैं। ये खर्चे देने से ओनर की जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगी, और ड्राइंग्स आपको पता ही है कैपिटल अकाउंट को हमेशा रिड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्री जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, IOC, IOD, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब की एंट्रीज किस तरीके से होती है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।